तो यार आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डीमन स्लेयर के वन ऑफ द बेस्ट रिटर्न कैरेक्टर अपर मंत्री यानी अकाजा के बारे में। इसको कि तुम में से काफ़ी सारे लोग आई एम श्योर हेट भी करते होगे बिकॉज ही किल रेंगोकू। लेकिन मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ, अगर तुमने मांगा पढ़ी है या फिर तुम इस वीडियो को पूरा देख लेते हो तो ये कैरेक्टर यानी अकाजा तुम्हारे वन ऑफ द फेवरेट कैरेक्टर में से एक बन जाएगा। क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अकाजा की बैक स्टोरी के बारे में और अकाजा किस फाइट के दौरान मरा था और क्यों मेरी नज़र में वो अनडिफिटेड था एंड तक। अगर जानना चाहते हो क्यों और कैसे, देन कीप वॉचिंग। तो यार जब इन्फिनिटी कैसल आर्क शुरू होता है तो उस आर्क के दौरान सारे के सारे डीमन स्लेयर एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। अब इसका रीज़न हम फ्यूचर की आने वाली वीडियो में देखेंगे, लेकिन फिलहाल तांजिरो और ग्यू किसी तरह एक दूसरे से मिल जाते हैं तो उनका सामना होता है एक ऐसे डीमन से जिससे तांजिरो को रेंगोकू का बदला भी लेना था, यानी अपर मंत्री अकाजा से। और जब एंड में तांजिरो अकाजा को भगोड़ा बोलता है और कमज़ोर बोलता है तो अकाजा को भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। मूवी के दौरान तुमने देखा ही होगा, तो इसलिए जैसे ही ये एक दूसरे को देखते हैं तुरंत से एक दूसरे पे हमला शुरू कर देते हैं। लेकिन अकाजा को क्या पता था कि तांजिरो पिछली बार से कितना ज़्यादा बदल चुका है। इनफैक्ट वो अब कॉन्शियसली डीमन स्लेयर मार्क का यूज़ कर सकता है। अगर सोच रहे हो कैसे, तो इसका आंसर तुम्हें मिलेगा हाशिया ट्रेनिंग आर्क में। और इसी डीमन स्लेयर मार्क की वजह से अकाजा का वार तांजिरो डॉस तो करता ही है, साथ ही साथ उसको डैमेज भी पहुँचाता है उसका हाथ काट के। और ऐसा करके तांजिरो को खुद में भी थोड़ा कॉन्फिडेंट आता है, क्योंकि यार अपर मंत्री को डैमेज पहुंचाया है उसने उसका अटैक डॉज करके। कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। और वो डिसाइड करता है कि अगला वार उसके गले पे ही करेगा। लेकिन तभी अकाजा उस पर अचानक से अटैक करता है और तांजिरो की मुंडी ऑलमोस्ट अलग ही कर चुका होता है। लेकिन फिर से तांजिरो अटैक डॉज तो करता ही है, लेकिन इस बार उसके चेहरे पे भी डैमेज पहुँचाता है। और ये देख के अकाजा कम्प्लीटली शॉक में चले जाता है। और अकाजा ही नहीं, वहाँ प्रेजेंट ग्यू भी काफ़ी ज़्यादा शॉक होता है कि तांजिरो की टेक्निक सच में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो गई है पहले से। लेकिन तांजिरो सिर्फ इतना करने में ही पसीने छोड़ चुका होता है। एंड असाइड डेड ग्यू ये कंफर्म करता है कि तांजिरो की पावर सच में एक पिलर की कंपेरेबल हो चुकी है, क्योंकि ग्यू ने अभी अटैक करना शुरू भी नहीं करा था और तांजिरो अकेला ये अपर मंत्री को संभाल रहा है। और ये सब देख के ग्यू पिछली बातें याद करने लगता है और यही सोच रहा होता है कि तांजिरो कहाँ पे था जब वो उससे मिला था और आज कहाँ पहुँच चुका है सिर्फ अपनी बहन के लिए। और वही नहीं, अकाजा खुद भी ये बोलता है कि उस दिन जब रेंगोकू ने बोला था कि इस बच्चे को वीक मत बोलो, इसकी इंसल्ट मत करो, तो वो सही था। तुम वीक नहीं हो, जिस वजह से मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट करता हूँ। लेकिन इसके तुरंत ही बाद अपने डीमन नट का यूज़ करके अपने एक्शन के थ्रू ये क्लियर कर देता है कि अब सीरियस होने का टाइम आ चुका है। और हमें दिखाया जाता है कि ग्यू भी अकाजा के साथ बैटल में एंगेज हो चुका है अपनी वाटर ब्रीथिंग का यूज़ करके। और जब ग्यू अपनी 11th फॉर्म का यूज़ करता है अकाजा के अगेंस्ट, तो अकाजा काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है, क्योंकि उसने आज से पहले ऐसी टेक्निक कभी देखी ही नहीं थी। ऑब्वियसली यार, क्योंकि ग्यू ने 11th फॉर्म खुद क्रिएट करी थी। तो बताओ, बंदा अपने आप को पिलर के बराबर नहीं समझता। और इसी बीच जब तांजिरो अचानक से स्नीक अटैक करने की कोशिश करता है तो तुरंत ही अकाजा उसके सामने से गायब सा हो जाता है। और वो ये रियलाइज़ करता है कि अकाजा उसके ठीक पीछे पहुँच चुका है और उस पर अटैक करने वाला है। लेकिन ग्यू वहाँ पहुँचकर तांजिरो को बार बार बचा लेता है। और जब ग्यू और अकाजा एक दूसरे से भिड़ रहे होते हैं तो उसी दौरान तांजिरो अकाजा के पैर पे वार करने की सोचता है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा फास्ट था ना अकाजा। लेकिन अकाजा उसी पैर से तांजिरो को एक काफ़ी तगड़ी लात मारता है, जिससे समहाउ तांजिरो अपने ब्लेड के थ्रू डॉज तो करता है, लेकिन फिर भी डॉज करने के बावजूद काफ़ी ज़्यादा डैमेज पहुँचता है। बंदा खून दे जाता है और शॉक में होता है, यार इतनी पावर सिर्फ एक किक में। एंड हमेशा की तरह क्योंकि अकाजा को स्ट्रॉन्ग अपोनेंट पसंद है, वो हमेशा उनसे उनका नाम पूछता है, जिस वजह से वो ग्यू से भी उसका नाम पूछता है। लेकिन ग्यू साफ इनकार कर देता है एक डीमन को अपना नाम बताने से। लेकिन अकाजा कहता है कोई बात नहीं, मैं तुमसे पूछता रहूँगा अगेन एंड अगेन। इसके बाद अकाजा ग्यू को भी काफ़ी तगड़ी लात मारता है, जिससे ग्यू अपने ब्लेड के थ्रू डॉस तो करता है, लेकिन उस किक में इतनी ज़्यादा पावर होती है तो ग्यू यार 3-4 दीवार पार जाके गिरता है, जिस वजह से तांजिरो के मुँह से निकल ही जाता है ये ग्यू सान। और इसी मोमेंट पे तांजिरो के बोलने की वजह से अकाजा को उसका नाम पता चल जाता है। बट भैया प्रॉब्लम की बात ये थी कि अकाजा को इस बार तांजिरो को अकेले संभालना है और उन दोनों की फाइट शुरू हो जाती है। अब क्योंकि इस फाइट के दौरान तांजिरो अच्छा खासा कीप अप कर पा रहा था अकाजा के साथ, तो अकाजा उससे एक्नॉलेज करते हुए ये बोलता है, मान गया भाई तेरी मूवमेंट को,
तूने जरूर काफ़ी ज़्यादा ट्रेनिंग करी होगी इतने छोटे से टाइम पीरियड में। और इसी के साथ वो ये भी बोलता है कि बट यार कुछ भी कहो, रेंगोकू ने बहुत अमेजिंग जॉब निभाई है, सारा तुम कुछ भी नहीं थे, ज़मीन पे पड़े एक वीकलिंग से ज़्यादा। लेकिन अब देखो तुम्हारी ग्रोथ देख कर तो मेरी आँखें बाहर निकल आई। अब यहाँ तक तो ठीक था, काजा सबसे यही बोलता है। लेकिन इसके बाद वो ये बोलता है कि मुझे खुशी है कि रेंगोकू उस रात मर गया, क्योंकि मुझे नहीं लगता था कि वो इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन पाता बिकॉज ऑफ हिज विजन जो कि उसको वर्ल्ड को लेकर थे। इस वजह से वो हमेशा ह्यूमन बना रहना चाहता था। अब भाई साहब ये बात सुनकर तांजीरो की पूरी तरह सटक जाती है और वो क्लियरली अकाजा को धमकी देता है कि रेंगोकू के बारे में कुछ भी बोलने की हिम्मत मत करना। इसके रिप्लाई में अकाजा ये बोलता है क्यों क्या हो गया, मतलब यार तुम्हें उल्टा प्रेस कर रहा हूँ, इन दोनों की बढ़ाई कर रहा हूँ, क्योंकि अकाजा के अकॉर्डिंग ये लॉ ऑफ नेचर है कि वीकलिंग को वाइप आउट हो जाना चाहिए। इस बात से तांजीरो साफ इनकार करते हुए ये एग्जाम्पल देता है कि न्यू बॉर्न बेबी तो सबसे ज़्यादा वीक होते हैं, अगर उन्हें प्रोटेक्ट नहीं करेगा तो वो जिएंगे कैसे। डेट्स वाई तांजीरो के अकॉर्डिंग जो ताकतवर है उससे अपने वीक को बचाना चाहिए, और जो वीक है उन्हें और भी ज़्यादा स्ट्रांग बन के अपने से वीक को बचाना चाहिए। ये लॉ ऑफ नेचर है। इस वजह से वो अकाजा के थिंकिंग में बिल्कुल बकवास बोलता है और इसी वजह से अकाजा काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। लेकिन अकाजा ये नहीं समझ पाता कि इसे इतना गुस्सा आ क्यों रहा है। तांजीरो की ऐसी बकवास पर वो यकीन भी नहीं करता। शुरुआत में तो उसे ऐसा लग रहा था कि तांजीरो वीक है इसलिए उसे चिढ़ मच रही है, लेकिन अब जब वो पहले से ज़्यादा स्ट्रांग है तो मुझे उसका चेहरा सहन ही नहीं हो पा रहा है। और तभी अकाजा के पीछे से एक हाथ आता है किसी इंसान का, जो कि तांजीरो जैसा ही सिमिलर कुछ अकाजा से बोल रहा होता है। और जब अकाजा उसके हाथ को हटा के पीछे देखता तो पीछे कोई नहीं था, क्योंकि ये सब अकाजा की एक इमेजिनेशन थी, मेमोरी थी। अब इस चीज़ को देख कर तांजीरो भी शौक कि भैया अभी हवा में हाथ किसको मारने लगा। लेकिन क्योंकि अकाजा अब काफ़ी ज़्यादा पिस्ड ऑफ हो चुका था तांजीरो से, तो वो तांजीरो पे सीधा अटैक करता है और ये अटैक पिछले से कहीं ज़्यादा पावरफुल और इवन काफ़ी ज़्यादा फास्ट भी था। इसके बाद फिर से तांजीरो के पलक झपकने से पहले ही अकाजा उस पर फिर से अटैक करता है। अब तांजीरो अकाजा के सारे अटैक देख के यही सोच रहा होता है कि इसके सारे अटैक इतने ज़्यादा पावरफुल और इतने प्रिसाइज है कि ऐसा महसूस होता है कि उसके सारे अटैक उसके वाइटल और उसके ओपिनियन की तरफ अट्रैक्ट हो गए हैं। इसके बाद उसने अकाजा की जितनी भी बात सुनी है उसमें से पूरे ढूंढने की कोशिश करता है उसका पॉइंट ऑफ व्यू, उसने क्या चीज़ बोली थी। और इसी सोचने के दौरान अकाजा तांजीरो पे एक अटैक करता है। तो काउंटर अटैक में जब तांजीरो उस पर अटैक करता है तो फाइनली ये बार अकाजा के गले तक पहुंच चुका होता है। इसके बाद बहुत तगड़ी चीज़ दिखाई जाती है। आई एम टेलिंग यू, रेंगोकू का जो छोटा भाई था ना, उसे ढूंढने पे एक लेटर मिलता है जो कि उसके एंसेस्टर यानी बहुत पहले के फॉर्मर प्लेयर ने लिखा था, जो कि डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में था। कैस किसके? ऑफ कोर्स यूरिची के, जिसने अपनी सन ब्रीथिंग के बारे में उस फ्लेम प्लेयर को बताया था, लेकिन वो फ्लेम प्लेयर को समझ नहीं पाया। लेकिन फिर भी रेंगोकू का छोटा भाई वो लेटर तांजीरो को भेज देता है, क्योंकि उसे विश्वास था कि तांजीरो इस चीज़ को समझ लेगा। लेकिन बुरी किस्मत तो देखो, वो लेटर पहुंचने से पहले तांजीरो, गियो और अकाजा की फाइट शुरू हो गई थी। अब इस तांजीरो और अकाजा की लड़ाई के दौरान जब तांजीरो अटैक करने वाला होता है अकाजा पे, तो अकाजा उसका ब्लेड पकड़ लेता है, जिसे देखकर तांजीरो भाई काफ़ी ज़्यादा टेंशन में आ जाता है, क्योंकि अकाजा चाहे तो उसका ब्लेड तुरंत ही तोड़ सकता है। जिस वजह से और कोई ऑप्शन ना दिखने पे एक बहुत तगड़ा हेडबट मारता है अकाजा को, जिसके बाद एक केके भी मारता है। लेकिन ये सब काफ़ी नहीं था, एटलीस्ट अपर मून 3 के लिए तो। लेकिन सही टाइम पे गियो की एंट्री होती है और गेस व्हाट, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे गियो अपना डीमन स्लेयर मार्क एक्टिवेट कर चुका होता है। अब ये मुझे नहीं पता कि सबकॉन्शियसली कर रहा था या फिर कॉन्शियसली कर रहा था, लेकिन जो भी को बहुत ही बैडस लग रहा था। और अपने पहले ही अटैक में अकाजा को अंदाज़ा दिला देता है कि इस मार्क के आने से कितना ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है। इस तरह इन दोनों की फाइट शुरू हो जाती है। लेकिन तांजीरो ये क्लियरली नोटिस कर पाता है कि गियो की स्पीड भली बढ़ गई है, लेकिन अकाजा ने अपनी स्पीड इमीडिएटली उतनी बढ़ा ली है। एंड ऑब्वियसली यार ये बैटल ऐसे ही चलता रहा तो एट द एंड ह्यूमन ही हारेगा। और ऊपर से उनका अल्टीमेट गोल तो मुसान को हराना है ना, तो वो सारा टाइम एंड एनर्जी यहाँ पे नहीं दे सकते। जिस वजह से तांजीरो शांत होता है और ढंग से सोचता है कि अकाजा के इतने प्रिसाइज अटैक है कैसे। और तब जाके उसे याद आता है कि अकाजा हमेशा बैटल स्पिरिट की बात करता है, और ऐसा ही कुछ उसने इनोसुके से भी सुना था। और बातों ही बातों में इनोसुके ने इस चीज़ की कमी भी बताई थी। अगर किसी का किलिंग इंटेंट नहीं है तो काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो जाता है किसी भी पर्सन को नोटिस करना कि वो तुम्हारे पीठ पीछे कर क्या रहा है। लेकिन भैया तांजीरो को क्या पता था कि ये बचकांड बातें उसकी इतने काम आएगी यहाँ पे। और इसके बाद तांजीरो इस पूरी थ्योरी को ट्राई करने के लिए अकाजा पे एक स्नीक अटैक करता है पीछे से, लेकिन भाई साहब अकाजा बिना देखे ब्लेड को हाथ से पकड़ लेता है और तुरंत ही काउंटर अटैक करता है तांजीरो पे। लेकिन क्योंकि तांजीरो को कुछ ऐसा एक्सेप्टेड था तो वो आसानी से डॉज कर लेता है। और इसके बाद तांजीरो के पास की कुछ क्लिप दिखाई जाती है जिसमें कि वो अपने फादर के बारे में बता रहा होता है, क्योंकि एक बार उन्होंने कहा था कि जब तुम यूजलेस मूवमेंट को अवॉइड करना शुरू कर देते हो तो तुम एक ऐसे स्टेट में पहुंच जाते हो जहां पर तुम्हारा माइंड इनविजिबल होना, एम्प्टी होना शुरू हो जाता है। और इसी रीज़न की वजह से जो फायर डांस था ना उनकी फैमिली में चला आ रहा था,
वैसे तो उसके डैड बहुत ज़्यादा बीमार रहते थे, लेकिन फिर भी उसको पूरी रात करते थे, क्योंकि अपने माइंड को एम्प्टी करने के बाद, यानी सारी यूजलेस मूवमेंट को अवॉइड करने के बाद उन्हें थकानी महसूस नहीं होती थी। और एक बार तो तांजिरो के डैड ने एक बियर का भी सामना करा था, क्योंकि उनकी फैमिली पर अटैक करने वाला था, लेकिन उसी बियर को तांजिरो के डैड बिना किसी किलिंग इंटेंट के मारते हैं। और अपनी बात कंटिन्यू करते हुए तांजिरो ये भी एक्सप्लेन करता है कि उसके फादर सी थ्रू वर्ल्ड को भी देख सकते थे, वो चीज़ जो तांजिरो ने अभी अकाजा का अटैक डॉज करते समय फील करा था, यानी सी थ्रू वर्ल्ड, जिस वजह से वो अटैक जो इतना फास्ट था और इतना फास्ट था उसे मैनेज कर पाया बचना। और तांजिरो को ये पूरा कॉन्फिडेंट था कि इस टेक्निक के थ्रू वो अकाजा को हरा के ही छोड़ेगा। इसके बाद हमें वापस यू की फाइट दिखाई जाती है, जिसमें कि यू बैडली मैनेज कर पा रहा होता है कीप अप करना अकाजा के साथ, और ऑलमोस्ट अपनी लिमिट पे होता है, क्योंकि उसने अपनी सारी ब्रीदिंग फॉर्म यूज़ कर चुकी होती है ना अकाजा के अगेंस्ट। और ग्यू के एक अटैक के दौरान अकाजा उसकी तलवार तोड़ देता है, जिससे ग्यू काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है। और इसके बाद अकाजा ग्यू को फेवल बोलते हुए एक फाइनल ब्लो मारता है। सच में यही लग रहा होता है कि ग्यू का खेल ख़त्म, लेकिन भाई साहब अकाजा को तब रियलाइज़ होता है कि वो खून ग्यू के पेट से नहीं, कि हाथ कटने की वजह से आ रहा है, जिसके पीछे और कोई नहीं तांजिरो का हाथ था। देख रहे हो, जैसे ग्यू ने तांजिरो को 2 बार बचाया, सेम एग्जैक्टली तांजिरो ने भी ग्यू को 2 बार बचाया। और ये चीज़ देख के ग्यू काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि उसके बाल, उसके आई, उसकी आवाज़ सब कुछ डिफरेंट थी पहले से। और उधर अकाजा का एक एक सेल, उसके शरीर का प्रेजेंट एक एक बाल ही बोल रहा होता है कि तुरंत मारो, खतरनाक है बहुत ही। इसके बाद फिर से अकाजा अपनी डीमन आर्ट का यूज़ करता है, इसका नाम में ही आ रहा था एंड स्टाइल। इसे क्लियरली आसानी से गैस करा जा सकता है कि अकाजा की मोस्ट पावरफुल टेक्निक थी। लेकिन भैया तांजिरो किसी और ही दुनिया में होता है, जी हाँ, सी थ्रू वर्ल्ड की दुनिया में। और भैया अकाजा अपने उसी टेक्निक के थ्रू ग्यू की काफ़ी बुरी हालत कर देता है। लेकिन तभी अकाजा के पीछे ग्यू तांजिरो को देखता है, और वो देख के काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि अकाजा को बिल्कुल भी महसूस नहीं हो रहा कि उसके पीछे तांजिरो खड़ा है। तो बंदा यहीं हुक लगाया कि उसके नेक पे वार करके उसको जल्दी ख़त्म करो। लेकिन भैया तांजिरो किसी और ही सोच में होता है, वो चिल्ला के बोलता है, अकाजा आई विल कट यू हेड ऑफ। इससे अकाजा काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज और इंस्टेंटली तांजिरो पर तुरंत अटैक करता है। और ग्यू भैया यही सोच रहा होता है, वे पागल नाम क्यों लिया मोरॉन, क्यों भैया अकाजा के होश उड़ गए थे कि ये जिंदा कैसे बच गया। लेकिन क्योंकि अकाजा को अपने किलिंग इंटेंट कंपास पे पूरा भरोसा था, तो उसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती नहीं है। लेकिन उसका दिमाग तब खराब हो जाता है जब उसका कंपास ही काम करना बंद कर देता है तांजिरो पे। इसके बाद अकाजा को ये रियलाइज़ होता है कि इसकी बैटल स्पिरिट गायब हो चुकी है। और इससे पहले अकाजा कुछ समझ पाता, कुछ सोच पाता, तांजिरो अकाजा की मुंडें धड़ से अलग कर चुका होता है। और अकाजा के लास्ट वर्ड यही निकलते हैं कि इम्पॉसिबल। अब क्योंकि अकाजा का सिर डिसइंटीग्रेट हो जाता है, तो वो लोग यही सोच रहे होते हैं कि वो जीत गए, स्पेशली तांजिरो। लेकिन शॉकिंगली ये था कि अकाजा का शरीर डिसइंटीग्रेट होना शुरू भी नहीं हुआ था, जो देख के ग्यू काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है। तो ये भी काफ़ी नहीं था, तो अकाजा फिर से अपने कंपास का यूज़ करना शुरू कर देता है, यानी अपनी डीमन आर्ट। जहाँ से अकाजा का सिर अलग हुआ था, उस जगह को अकाजा अलग ही तरीके से फील कर लेता है। भैया तांजिरो सी थ्रू वर्ल्ड यूज़ करके और डीमन स्लेयर मार्क का यूज़ करके अपनी लिमिट पे होता है, तो अकाजा के सिंपल अटैक भी डॉज नहीं करता। अब ये सब देख के तांजिरो यही सोच रहा होता है कि अकाजा कुछ और ही बनता जा रहा है। यानी तुम खुद ही सोचो कि एक कोई भी डीमन अपना सिर अलग होने के बाद मर ही जाता है ना? नहीं, क्योंकि एक बंदा था जिस पे रूल एप्लीकेबल नहीं था, वो था मूजान। और ऐसा करके अकाजा मूजान की बराबरी कर रहा है। सोच सकते हो तुम सोच सकते हो कि नहीं, ये मुझे नहीं पता। लेकिन तांजिरो इसके आगे कुछ नहीं सोच पाता और वो वहीं बेहोश हो जाता है। जिसके बाद सारी जिम्मेदारी आ जाती है ग्यू पे, और तुरंत ही वो अपनी वाटर ब्रीदिंग का यूज़ करके अकाजा की बॉडी पे कई सारे स्लैशेस लगाता है। लेकिन अकाजा ऐसी स्टेट में भी तुरंत रीजनरेट हो रहा था, लेकिन समहाउ वो बॉडी अभी भी तांजिरो की तरफ मूव कर रही होती है उसे ख़त्म करने के लिए। लेकिन तभी एक छोटी सी बच्ची उस बॉडी को रोकती है और रोते हुए ये सब छोड़ने के लिए बोलती है। और अकाजा ये बोलता है, आई कांट, आई हैव किल्ड दिस पीपल। और ये उसकी ताकत का मुँह का रीज़न था कि कोई चीज़ उसे वापस लानी थी। और वो चीज़ क्या थी, इसके लिए हमें दिखाई जाती है अकाजा की बैक स्टोरी, जहाँ पर कि एक बच्चे को बहुत बुरी तरह मारा गया होता है, पनिश करा गया होता है, क्योंकि वो लोगों की जेब काट रहा था ताकि वो अपने पापा के लिए दवाई ला सके उन पैसों से। लेकिन जब अकाजा के पापा ये सुनते हैं कि उसका बेटा फिर से पकड़ा गया है, उसने मार खाई है जेब काटने की वजह से, तो वो आत्महत्या कर लेते हैं और अपने पीछे एक नोट छोड़ जाते हैं, जिसमें कि वो माफ़ी मांगते हैं अकाजा से कि उन्होंने आज तक अकाजा के लिए कुछ भी नहीं किया और अभी भी अकाजा को उसके लिए इतनी मार खानी पड़ रही है।
जिस पे अकादा काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और उससे भी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है उन लोगों से जो कि हमेशा उसे पनिश करते थे, क्योंकि उन्हीं के पनिश करने की वजह से उसके डैड को बहुत बुरा लगता था और उन्होंने आत्महत्या कर ली। लेकिन तभी एक बंदे की तालियों की आवाज़ आने लगती है और वो तारीफ करने लगता अकाजा की कि एक बच्चा होते हुए भी 7 अडल्ट लोगों को अकेले धूल चटा दे, वो भी बेयर हैंडेड। अब अकाजा की फाइटिंग स्पिरिट को देख के वो उसे अपना डोजो ज्वाइन करने के लिए बोलता है। अब भैया अकाजा तो फ्रस्ट्रेटेड था ही, वो बिना सोचे समझे उस पर अटैक कर देता है। लेकिन वो बंदा कोई नॉर्मल बंदा नहीं था, बिना अकाजा का एक भी पंच लिए उसको वहीं पेल के रख देता है और इस तरह अकाजा उसका डोजो ज्वाइन करता है और वहाँ पहुँचता है और सबसे पहली चीज़ वो अकाजा से करने के लिए बोलता है कि उसके डॉटर का ख्याल रखे। इस पर अकाजा यही पूछता है कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये क्रिमिनल को अपनी बेटी की जिम्मेदारी दे रहे हो। इस पर वो हंसते हुए ये बोलता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है मिस्टर क्रिमिनल, मैंने तुम्हें थोड़ा पीट के सबक सिखा दिया है। अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे डीमन अकाजा को समझ में आ जाता है कि तांजिरो उसको पसंद क्यों नहीं था, क्योंकि तांजिरो बार बार इस बंदे की याद दिला रहा था, यानी इसके मास्टर की याद दिला रहा था। इसके बाद जब ह्यूमन अकाजा उस बंदे की डॉटर से मिलता है तो वो सबसे पहले काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत थी, जिस वजह से अकाजा काफ़ी ज़्यादा मेस्मराइज हो जाता है। ऊपर से उस लड़की को देखकर उसको अपने डैड की याद आ रही थी कि कैसे वो भी कितने ज़्यादा बीमार थे और इस तरह ह्यूमन अकाजा उस लड़की की देखभाल करने लग जाता है। और इन्हीं दिनों जब एक दिन वो लड़की अकाजा से पूछती है कि तुम्हें कभी कभी बाहर भी निकल जाना चाहिए खेलने के लिए, जिस पर अकाजा साफ इनकार कर देता है। मुझे खेलने वेलने में कोई इंटरेस्ट नहीं है और तुम्हारी देखभाल करने के बाद जो मुझे फ्री टाइम मिलता है मैं उसमें ट्रेन कर लेता हूँ, तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। जिस पे वो लड़की रिप्लाई देते हुए ये बोलती है कि फिर भी कभी कभी तो कुछ तो अलग करना चाहिए, जैसे कि आज रात फायरवर्क शो होने वाला है, तुम्हें ज़रूर देखने जाना चाहिए। जिस पे अकाजा रिप्लाई देते हुए ये बोलता है कि अच्छा चलो, अगर तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाती है तो मैं तुम्हें कैरी करके उस ब्रिज पर ले जाऊँगा, फिर हम साथ में फायरवर्क देखेंगे। जिस पर वो लड़की शॉक और अपनी बात कंटिन्यू करते हुए अकाजा ये बोलता है कि आज नहीं हो सका तो ठीक, अगले साल भी नहीं हो सका तो ठीक, उसके अगले साल कभी ना कभी तो देखेंगे ही। और इसके बाद हमें अकाजा के उस मास्टर के बारे में पता चलता है कि कैसे कुछ गुंडों से उसने एक आदमी को बचाया था, तो उस आदमी ने ये डोजो और ये पूरी लैंड उसकी फाइटिंग टेक्निक से इम्प्रेस होकर दे दी थी। लेकिन काफ़ी सारे लोग इस चीज़ से खुश नहीं थे, क्योंकि ये जो डोजो था वो खुद के लिए चाहते थे। ऐसे ही करते करते 3 साल बीत जाते हैं और ह्यूमन अकाजा 18 का हो जाता है और वो लड़की 16 की। और इन्हीं सालों में वो लड़की फाइनली चलने फिरने भी लग जाती है। और इन्हीं दिनों के दौरान बहुत बड़ी चीज़ होती है, जो मास्टर था ना वो अपना डोजो और अपनी लड़की अकाजा को देने की बोलता है, जिस पर अकाजा काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और थोड़ा शर्मा भी जाता है। और इस प्रपोजल के तुरंत ही बाद अकाजा को ये फाइनली अपने डैड की बातों पर यकीन होने लगता है कि वो भी एक नॉर्मल लाइफ जी सकता है। और वो डिसाइड कर चुका होता है कि वो 2 लोगों को हमेशा प्रोटेक्ट करेगा, चाहे उसकी खुद की जान क्यों न चले जाए। ऑब्वियसली यही दोनों लोग। लेकिन अकाजा ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि एक पॉइजन उसकी दुनिया उजाड़ के रख देगा। क्योंकि एक दिन जब अकाजा अपने डैड के ग्रेव पे विजिट करने गया होता है, ऑब्वियसली मैरिज के बारे में बताने के लिए, तो उसे एक खबर दी जाती है कि वेल का जो पानी था ना उसमें पॉइजन मिला दिया गया है। और ये सुनकर अकाजा के पसीने छूटने लग जाते हैं। और पॉइजन की हेल्प लोगों ने इसलिए ली थी क्योंकि वो अकाजा के मास्टर को डायरेक्ट फाइट में कभी हरा ही नहीं सकते थे। और शॉकिंगली मास्टर को तो मारा ही, साथ ही साथ उसकी बेटी को भी मार दिया था इन लोगों ने। इन्हें गिर गए थे ये लोग। और इसके बाद हमें अकाजा और उस मास्टर की बेटी के बीच की बात दिखाई जाती है, जहाँ पे वो फायरवर्क देख रहे होते हैं। और इसी मोमेंट पॉइंट ऑफ टाइम पे वो लड़की अपना लव कन्फेस करती है, क्योंकि जो उसने बात बोली थी ना, वहीं इस साल नहीं तो अगले साल वाली बात। और इस बात ने उसे काफ़ी ज़्यादा हिम्मत की ठीक होने के लिए। भैया इसके बाद अकाजा पूरे रेज मोड में चला जाता है। और जो बगल में डोजो था ना जिसमें 67 लोग थे, ऑब्वियसली प्रोफेशनल तो नहीं थे लेकिन स्टूडेंट ही सही, वो लोग समुराई थे। और अकाजा सिर्फ अपने हाथों के थ्रू वो ख़त्म कर देता है। लिटरली एक एक पंच में लोगों के स्कल और पसलियाँ तोड़ देता है। और ये माहौल इतना खौफनाक हो गया था कि वहाँ पे जो मेड थी ना वो तो पागल ही हो गई थी। और इस फेज के दौरान ये बात लोगों में फैल जाती है कि एक बंदे ने 67 लोगों को अकेले मार दिया। और इसके बाद वहाँ मुजान पहुँच जाता है और अकाजा के बिना हाँ या ना बोले हुए उसको डीमन में कन्वर्ट कर देता है। और इसी पास्ट को याद करते हुए अकाजा का सेल्फ रीजनरेट होने लगता है। और इसी दौरान तांजिरो को भी होश आ जाता है और ये चीज़ देख के काफ़ी ज़्यादा शॉक में होता है। और उसका सर फुल्ली रीजनरेट होने से पहले तांजिरो अटैक तो करता है उस पर, लेकिन उसके हाथों में इतनी ताकत ही नहीं होती है कि वो अपने ब्लेड को भी ढंग से पकड़ पाए। और इसी कारण से उसका ब्लेड उसके हाथ से छूट जाता है। तो और कोई ऑप्शन ना होने पे तांजिरो काफ़ी तगड़ा मुक्का मारता है अकाजा को।
और ये मौका सही में अकाज़ा को अपनी मास्टर की याद दिला देता है। भैया तांजिरो बहुत ज़्यादा टेंशन में होता है क्योंकि एक तो वो अपनी तलवार को ढंग से पकड़ नहीं पा रहा है और दूसरी तरफ ग्यू की तलवार टूट गई है और उन दोनों की हालत भी बहुत ख़राब है। और तांजिरो ये देखता है कि अकाज़ा फिर से अटैक करने वाला है, जिससे तांजिरो बचने की कोशिश करता है। लेकिन इस अटैक से पहले तांजिरो अकाज़ा के चेहरे पे एक स्माइल देखता है। और हाँ, ये अटैक अकाज़ा ने उन दोनों के लिए नहीं बल्कि अपने लिए किया था। लेकिन यार इतने तगड़े अटैक के बावजूद भी अकाज़ा अब भी रीजनरेट कर रहा था। भले ही वो खुद नहीं चाह रहा था कि रीजनरेट हो, लेकिन क्योंकि उसके अंदर मुजान की कॉन्शियसनेस थी तो वो ऐसा करवा रही थी। लेकिन अकाज़ा अपने पास्ट को याद करते हुए काफ़ी अफसोस करता है। तब जाके फाइनली अकाज़ा की बॉडी डिसइंटीग्रेट होने लगती है और इतने एपिक वे में अपर मून 3 का एंड होता है, जिसको कि भाई साहब कोई भी डीमन स्लेयर हरा नहीं पाया था तब तक उसने खुद नहीं चाहा। तो बस आज के लिए बस इतना ही। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि तुम्हें ये वीडियो कैसी लगी, और अगर अच्छी लगी है तो लाइक करना और सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि अगली वीडियो आने वाली है अपर मून 2 पे कि वो कैसे मरा था। और सही बताऊँ, उसकी डेथ भी सिंपल नहीं थी और इसी फाइट के दौरान हमें काफ़ी सारी चीज़ें पता लगती है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आओ यहाँ से।